Hello friends and welcome to the second session of investment accounts. Friends, लास्ट सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे फिक्स्ड इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट्स के बारे में. हमने एक एग्जांपल लिया था मिस्टर जेड का और मिस्टर जेड ने 4 ट्रांजैक्शन किए थे, 2 परचेज के और 2 सेल के. सभी ट्रांजैक्शन अलग अलग वैल्यूज पर कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट पर थे. आइए उसी एग्जांपल को हम आगे बढ़ाते हैं और बनाते हैं हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट. जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि फिक्स्ड इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट्स को इंटरेस्ट बियरिंग इन्वेस्टमेंट्स भी कहा जाता है. ये हमारा एग्जांपल है. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड बाय मिस्टर जेड रिलेटिंग टू हिज होल्डिंग इन 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स एट ₹100 each. ओपनिंग बैलेंस 1200 यूनिट्स ऑफ ₹100 each एट कॉस्ट ₹1,18,000. फर्स्ट परचेज हुई थी 1 मार्च को 200 यूनिट एट 96. कमीशन पेड था 1.5%, ड्यूटी 112. सेकंड ट्रांजैक्शन था सेल का 1 जुलाई को 500 यूनिट्स 103 कम इंटरेस्ट रेट पर कमीशन पे किया गया था 375. थर्ड और फोर्थ ट्रांजैक्शन एक ही डेट को यानी कि 1 दिसंबर को किए गए थे. पहला ट्रांजैक्शन है परचेज का 150 यूनिट्स 98 रुपीज पर कम इंटरेस्ट और सेकंड है 300 यूनिट्स का एक्स इंटरेस्ट 99 सेल का. इंटरेस्ट डेट्स आर 30th September एंड 31st March. मिस्टर जेड क्लोजेज हिज बुक्स एवरी 31st December. अब ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है. यूनिट्स वैल्यूड एज ऑन दिस डेट एट ₹99. यानी जब मिस्टर जेड ने अपनी बुक्स क्लोज की उस वक्त उसकी मार्केट वैल्यू क्या थी? 99 रुपीज. फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि कैरिंग वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो बुक्स में वही कैरिंग वैल्यू लेंगे जो कि लोएस्ट ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू होगी. तो ये इसी पर्पज के लिए यहां दी गई है. शो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन हिज बुक्स. मिस्टर जेड फॉलोज फीफो मेथड. यानी हमें यहाँ कैरिंग वैल्यू किस मेथड से कैलकुलेट करनी है? फीफो मेथड से. अगर यहाँ कुछ नहीं दिया होता तो हम क्या करते? हम वेटेड एवरेज मेथड से कैलकुलेट करते. चलिए अब हम देखते हैं हमने जो 4 एंट्रीज की थी परचेज की और सेल की वो क्या की थी. फर्स्ट परचेज की हमने एंट्री की थी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 19,600. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक. ये इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट जो हमने पे किया उन दोनों को डेबिट किया है टू बैंक. सेकेंड परचेज की एंट्री थी इन्वेस्टमेंट 14,700 जो कि परचेज किए थे 150 यूनिट्स. इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक. अब देखते हैं फर्स्ट सेल की एंट्री क्या थी. फर्स्ट सेल की एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट और सेकंड थी बैंक अकाउंट डेबिट 30,150 टू इन्वेस्टमेंट 29,700 टू इंटरेस्ट 450. ये 4 एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आप जानते हैं कि हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे की थी. ये सभी इंटरेस्ट जो है वो प्री एक्विजिशन पीरियड का इंटरेस्ट है. यानी कि जब हमने परचेज किया उससे पहले पीरियड का दिया और जब हमने सेल किया तो जिस दिन को सेल किया था उस ट्रांजैक्शन डेट से लास्ट इंटरेस्ट डेट के बीच का जो एक्रूड इंटरेस्ट था उसे हमने रिसीव किया परचेजर से. चलिए अब हम देखते हैं हमारा कैरिंग वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट. फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि कैरिंग अमाउंट या क्लोजिंग वैल्यू जो है वो 2 मेथड से कैलकुलेट की जा सकती है. फर्स्ट है वेटेड एवरेज मेथड और सेकंड है फीफो मेथड. इस क्वेश्चन में हमें यह दिया गया है कि फीफो मेथड हमें अप्लाई करना है. वैसे इस क्वेश्चन में इसके बारे में एक और हिंट दिया गया था. वो था सेल के केस में आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग. यानी अगर हम कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करें तो जो सेल की गई थी वो ओरिजिनल होल्डिंग यानी ओपनिंग बैलेंस में से की गई थी. तो उस हिसाब से भी देखें तो हमें फीफो मेथड ही अप्लाई करना चाहिए था. चलिए हम मेथड अप्लाई करते हैं फीफो मेथड. वर्किंग नोट बनाते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग वैल्यू और सबसे पहले लिखते हैं हमारे पास में ओपनिंग स्टॉक क्या था. ओपनिंग स्टॉक था 1200 यूनिट्स का और वैल्यू थी इसकी 1,18,000.
18,000। अब देखते हैं हमने टोटल सेल कितने यूनिट किए। 1 जुलाई को हमने किए 500 और 1 दिसंबर को किए 300। टोटल हमने कितने सेल कर दिए 800 यूनिट। तो कॉस्ट ऑफ 800 यूनिट्स कैसे आएगी, 1,18,000 डिवाइड बाय 1200 मल्टीप्लाई बाय 800, ये आती है 78,667। अब जो हमारे पास में 400 यूनिट जो हमारे बैलेंस में थे उसकी वैल्यू क्या आती है, तो लेस करिए, कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग 400 यूनिट्स आती है 39,333। फ्रेंड्स, इसे हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते थे और उसके लिए हमें करना पड़ता 1,18,000 डिवाइड बाय 1200 मल्टीप्लाई बाय 400। इससे भी हमारी कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग जो यूनिट्स थे आफ्टर सेल हमारे पास में जो ओपनिंग स्टॉक में से बचे थे वो आ सकते थे। अब देखते हैं हमने परचेज किए। परचेज क्या किया था, 1 मार्च को 200 यूनिट्स परचेज किए थे और इन्वेस्टमेंट किस वैल्यू पर परचेज किए थे 19,600, ये एंट्री दे रखी है। सेकेंड परचेज थी 1 दिसंबर को 150 यूनिट्स की 14,700। तो अब इसमें हम परचेज ऐड कर देते हैं टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। कॉस्ट ऑफ 200 यूनिट परचेज्ड ऑन 1 मार्च 19,600 और कॉस्ट ऑफ 150 यूनिट्स परचेज ऑन 1 दिसंबर 14,700। तो ये हमारे पास में टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 400 यूनिट्स रिमेनिंग थे और 350 हमने परचेज कर लिए, टोटल 750 की ये कॉस्ट आती है। अब यहां एक और हिंट दिया गया है, यूनिट्स वैल्यूड एज ऑन दिस डेट एट 99, यानी कि जो मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू जिसे हम कह सकते हैं वो 99 रुपीज थी। तो आइए देखते हैं उसकी फेयर वैल्यू क्या आती है। मार्केट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 750 मल्टीप्लाई बाय 99, ये आती है 74,250। तो इन दोनों में जो लोएस्ट है, जो हमारी कॉस्ट है, उसे हम अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में शो करेंगे। चलिए, ये हमने कैलकुलेट किया था फीफो मेथड से। आइए इसी एग्जाम्पल को हम वेटेड एवरेज मेथड से सॉल्व करके देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आता है। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि वेटेड एवरेज मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो है टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से और मल्टीप्लाई करेंगे क्लोजिंग स्टॉक इन नंबर से, तो हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। टोटल कॉस्ट हमारे पास में क्या है, ओपनिंग जो बैलेंस था उसकी 1,18,000 और जो परचेज की हमने उसका 19,600 और 14,700। तो इन सब टोटल कॉस्ट को हम पहले ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से। नंबर्स थे 1200, 200 एंड 150। अब हमारे पास में क्लोजिंग स्टॉक है 750 का। चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये आता है 1,52,300 डिवाइड बाय 1,550 मल्टीप्लाई बाय 750 और इसकी वैल्यू आती है 73,694। अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया होता तो हम वेटेड एवरेज मेथड लगाते और उस केस में भी ये मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू से कम है तो इसी वैल्यू को हम अपने बुक्स में एडॉप्ट करते हैं। चलिए अब एक और काम करते हैं। जो हमने यूनिट्स सेल किए थे उसकी टोटल कॉस्ट हमारे पास में आ चुकी है। कॉस्ट ऑफ 800 यूनिट्स वो है 78,667। तो जो यूनिट्स की सेलिंग प्राइस या सेल प्रोसीड्स है उसमें से अगर कॉस्ट को लेस कर दिया जाए तो हमारे पास में प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट यूनिट्स जो हमने 1 जुलाई को सेल किए थे 500, उसकी वैल्यू थी सेल्स प्रोसीड 50,000 और 1 दिसंबर को जो 300 यूनिट सेल किए थे उसकी वैल्यू आती है 29,700। चलिए कैलकुलेट करते हैं हम प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। सबसे पहले सेल वैल्यू ऑफ 500 यूनिट्स 50,000 और दूसरा सेल वैल्यू ऑफ 300 यूनिट्स 29,700। टोटल वैल्यू हमारे पास में आती है 79,700। अब इसमें से हम लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ 800 यूनिट्स जो हमने यहां कैलकुलेट कर रखी है टेबल में 78,667। इस तरह से जो हमारे पास में प्रॉफिट का फिगर आता है वो आता है 1,000
33। फ्रेंड्स, जब हम आगे अकाउंट बनाएंगे तो उस अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट में आप देखेंगे कि जो बैलेंसिंग फिगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, जो वैल्यू अमाउंट का फिगर आ रहा है, वो बैलेंसिंग फिगर इतना ही आएगा जितना हमने अभी प्रॉफिट या लॉस शो किया है। चलिए अब हम चलते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन की ओर। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड और इंटरेस्ट एक्रूड। जिस तरह से हम ट्रांजैक्शन करते समय इंटरेस्ट एक्रूड की एंट्री करते हैं, उसी तरह से इंटरेस्ट एक्रूड की एंट्री 2 बार हमें और करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड। ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट रिसीव्ड इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक इन हैंड एज ऑन डेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी जब भी इंटरेस्ट डिक्लेयर होता है या कंपनी पे करती है, जैसा इस एग्जांपल में दिया गया था 31 मार्च और 30 सितंबर को, तो 31 मार्च के दिन कितने स्टॉक्स मिस्टर जेड के पास थे, उनकी नॉमिनल वैल्यू पर 9% 6 मंथ का इंटरेस्ट उनको पे होगा। वाइल कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, accrued interest on closing stock for the period from the date of last interest payment till date of closing of accounts should be calculated. The same is also carried forward to the next year. जब भी हम कैरिंग अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं तो कैरिंग अमाउंट और लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट के बीच में कुछ गैप होता है। जैसा इस एग्जांपल में 30 सितंबर को मिस्टर जेड को लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट हुआ था और वो अपनी बुक्स क्लोज करते हैं 31 दिसंबर को, यानी आफ्टर 3 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इन 3 महीनों के दौरान उन्होंने कुछ न कुछ इंटरेस्ट अर्न किया होगा, तो वो इंटरेस्ट अभी ड्यू नहीं हुआ है, लेकिन वो इंटरेस्ट एक्रू जरूर हुआ है। तो उस एक्रूड इंटरेस्ट को इनको अपनी बुक्स में लेना पड़ेगा और उसे क्रेडिट में एज ए एक्रूड इंटरेस्ट लेकर नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट ईयर द इंटरेस्ट वुड अपीयर विद द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग बैलेंस। देयरफॉर इफ एनी ओपनिंग स्टॉक इज गिवन इन द क्वेश्चन, वी हैव टू कैलकुलेट द ओपनिंग एक्रूड इंटरेस्ट। यानी जिस तरह से हम क्लोजिंग स्टॉक पर एक्रूड इंटरेस्ट को अपनी बुक्स में लेंगे, तो वो क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। नेक्स्ट ईयर हम ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। ब्रॉड फॉरवर्ड में हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक के साथ साथ में एक्रूड इंटरेस्ट को भी ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। तो अगर क्वेश्चन में हमारे पास में ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, तो चाहे क्वेश्चन कहे या ना कहे, ओपनिंग स्टॉक पर भी हमने पिछले साल एक्रूड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की होगी, उसे फिर से कैलकुलेट करके हमें अपनी बुक्स में शो करना होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हम किस तरह से करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट। सबसे पहले देखते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। मिस्टर जेड के पास में 750 यूनिट्स एट दी एंड जो बैलेंस में थे, उसकी नॉमिनल वैल्यू क्या आती है, 75,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा था, 9%। और लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट थी 30 सितंबर, यानी कि जो क्लोजिंग डेट है 31 दिसंबर, उस तारीख को या क्लोजिंग डेट को हमें 3 मंथ्स का इंटरेस्ट एक्रू बुक्स में करना पड़ेगा। डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स है 31 दिसंबर। तो एक्रूड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी, 75,000 मल्टीप्लाई बाय 9%, यानी 9/100 मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स, 3/12। तो 75,000 पर 9% की रेट से 3 महीने का जो इंटरेस्ट होगा 1688, वो हम बुक्स में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। किसके साथ, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, या जिसे कैरिंग वैल्यू कहते हैं। सिमिलरली मिस्टर जेड के पास में ओपनिंग स्टॉक थे 1200 यूनिट्स के, तो उसके ऊपर भी उनको एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा और हमारी बुक्स में हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक कितना था, नॉमिनल वैल्यू हो गई उसकी 1200 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 1,20,000। इस पर भी 3 महीने का, क्योंकि 1 जनवरी को जब इन्होंने अपनी बुक्स में उसको
ओपनिंग स्टॉक को लिया है तो लास्ट जो इंटरेस्ट पेमेंट हुआ होगा कब हुआ होगा, लास्ट ईयर के 30 सितंबर को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का उन्होंने लास्ट ईयर बनाया होगा, वही प्रोविजन इस साल ओपनिंग बैलेंस के साथ में आ जाएगा। तो एक्रूड इंटरेस्ट क्या होगा, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 9% मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स यानी 3/12 और ये आता है 2,700। तो जब भी हम मिस्टर जेड की बुक्स में ओपनिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे उसके साथ साथ में ओपनिंग स्टॉक के साथ एक्रूड इंटरेस्ट को भी रिकॉर्ड करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम अपनी बुक्स में बनाने वाले हैं उसका फॉर्मेट क्या होगा। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जब भी हम कोई अकाउंट बनाते हैं तो वो हर एक स्क्रिप्ट का, हर एक स्टॉक का अलग अलग बनाते हैं। यहां जो हमने एग्जाम्पल लिया था मिस्टर जेड की बुक्स में वो था 9% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो हम उसके इन्वेस्टमेंट अकाउंट का जो हेडिंग है वो लिखेंगे 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इस नाम से उसका हेडिंग आएगा। अगर ये XYZ लिमिटेड के डिबेंचर्स होंगे तो हो जाएगा 8% डिबेंचर्स ऑफ XYZ लिमिटेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट को हम विद इन ब्रैकेट लिखेंगे। चलिए अब ये इसका फॉर्मेट आता है। डेबिट साइड से शुरू करते हैं। फर्स्ट कॉलम है हमारा डेट का, सेकंड पर्टिकुलर्स का, थर्ड कॉलम हम लेंगे फेस वैल्यू का, फिर इंटरेस्ट और अमाउंट का। क्रेडिट साइड में उसी तरह से स्टार्ट होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड अमाउंट। सबसे पहली हमारे पास में क्या एंट्री आती है, सबसे पहली आती है एंट्री ओपनिंग स्टॉक की। तो ओपनिंग स्टॉक की एंट्री हम डेबिट में करते हैं। एसेट अकाउंट है ये, डेबिट बैलेंस होगा इसका। फेस वैल्यू जितनी भी हो, जैसा इस केस में 1200 यूनिट्स थे, उनकी फेस वैल्यू 100 रुपीज के हिसाब से 1,20,000 थी, लेकिन बुक्स में वैल्यू क्या ली गई थी, वो थी 1,18,000 और हमने ओपनिंग स्टॉक पर अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था 2,700, तो उसे इंटरेस्ट कॉलम में शो करेंगे, ये एक्रूड इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा, और जो वैल्यू दी गई थी वो अमाउंट कॉलम में आ जाएगी। इसी तरह से जब हम परचेज करते हैं तो परचेज में टू कैश या बैंक, फेस वैल्यू जितने भी यूनिट्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स परचेज किए गए हों उनकी फेस वैल्यू, उनके ऊपर परचेज करते समय हमने प्री एक्विजिशन पीरियड का जो इंटरेस्ट पे किया वो इंटरेस्ट में आएगा, और जो अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे किया वो अमाउंट कॉलम में आएगा। अब हम रिसीव करते हैं ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट, तो क्रेडिट साइड में बाय बैंक। अब यहां फेस वैल्यू और अमाउंट के कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा, केवल इंटरेस्ट आएगा। और किस पर आएगा, जितने यूनिट्स इंटरेस्ट की डेट पर जो अकाउंट होल्डर है वो होल्ड कर रहा है, उस यूनिट्स की नॉमिनल वैल्यू पर 6 मंथली हो या ईयरली हो, जैसा भी इंटरेस्ट दिया गया है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आ जाएगा। अब देखते हैं हम सेल की एंट्री। सेल में जब हम सेल करते हैं तो बाई कैश या बैंक हमारे पास में जो रिसीव होता है, जितने यूनिट सेल किए गए उसकी फेस वैल्यू कॉलम में आएगी। सेल करते समय हमने परचेजर से जो प्री एक्विजिशन, या जिसे हम कह सकते हैं हमने अपने पास जिस पीरियड तक उसे होल्ड किया है सेल करने से पहले, फ्रॉम डेट ऑफ लास्ट पेमेंट टिल डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, उसका इंटरेस्ट जो हमने उससे रिसीव किया वो आ जाएगा, और जो अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिसीव किया वो अमाउंट कॉलम में आ जाएगा। अब हमारी बारी आती है एंड की। एंड में जब हम कैलकुलेट करेंगे कैरिंग वैल्यू, तो जो नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास में बैलेंसिंग फिगर में थे उसकी फेस वैल्यू आएगी, उस पर जो हमने एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है वो इंटरेस्ट कॉलम में आएगा, और जो कैरिंग वैल्यू के कॉलम में आएगी फीफो मेथड या वेटेड एवरेज मेथड से कैलकुलेट की गई वैल्यू। अगर इस वैल्यू से फेयर वैल्यू कम हो तो हम फेयर वैल्यू यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। तो जो डिफरेंस कॉस्ट और फेयर वैल्यू का आएगा, यानी उस केस में लॉस होगा, वो अपने आप प्रॉफिट या लॉस जो हम एडजस्ट करेंगे ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसमें रिकॉर्ड साथ में हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की। अगर हमने प्रॉफिट अर्न किया है सेल पर तो क्या होगा, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, तो यहां हम डेबिट में लिखेंगे P&L अकाउंट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट,
और वो किस में आएगा? केवल और केवल अमाउंट कॉलम में। साथ ही साथ जो इंटरेस्ट हमने रिसीव किया है ड्यूरिंग द ईयर ऑन, जो हमारे पास में इन्वेस्टमेंट एज ऑन डेट ऑफ इंटरेस्ट जो इन हैंड थे उनके ऊपर, या जो हमने सेल किया उसके ऊपर पीरियड ऑफ होल्डिंग का, उस इंटरेस्ट में से जो हमने इंटरेस्ट पे किया है उसको जब रिड्यूस कर देंगे या माइनस कर देंगे, जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो हमारी इनकम होगी। इनकम जाती है पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट में, तो यहां डेबिट में लिखेंगे हम पी एंड एल अकाउंट इंटरेस्ट, और ये जो डिफरेंस आएगा वो किस में आएगा? इंटरेस्ट कॉलम में। अब अगर हमने एट द एंड ऑफ द ईयर अगर फेयर वैल्यू पर किसी इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड किया है, क्योंकि वो उसकी कॉस्ट से कम थी और फेयर वैल्यू का डिफरेंस इतना था कि हमने जो सेल किए इन्वेस्टमेंट उसके प्रॉफिट से भी ज्यादा था, तो क्या होगा? मैं ओवरऑल लॉस हो जाएगा, लॉस जाएगा पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में, तो यहां हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि इन्वेस्टमेंट ही लॉस पर सेल करने पड़ जाते हैं डिस्ट्रेस सेलिंग में, तो उस केस में भी इन्वेस्टमेंट का जो लॉस होगा वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में आ सके, और ये रिकॉर्ड होगा केवल और केवल अमाउंट कॉलम में। इस तरह से हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट तैयार होता है। चलिए, अब हमारे पास में जो क्वेश्चन अवेलेबल था मिस्टर जेड का, तो मिस्टर जेड की बुक्स में 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स का अकाउंट हम बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक टाइमलाइन लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएं, सबसे पहले हम एक टाइमलाइन पर पूरे साल में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उन्हें 1 बाय 1 हम रिकॉर्ड कर लें। 2 ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट के होते हैं। पहला इंटरेस्ट कब मिला था? 31 मार्च को, और सेकंड मिला था 30 सितंबर को। आइए अब हम देखते हैं हमारे पास में क्या ट्रांजैक्शन थे। सबसे पहले हमारे पास में था 1200 यूनिट्स का ओपनिंग बैलेंस, और उसकी वैल्यू थी 1,18,000। टाइमलाइन पर 1 जनवरी को इसे हम रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। टोटल ओपनिंग बैलेंस 1200 यूनिट्स का 1,18,000, और जो एक्रूड इंटरेस्ट हमने इसके ऊपर कैलकुलेट किया था वो था 2,700। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन था वो 1 मार्च को परचेज किए गए थे 200 यूनिट्स। उसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 19,600 और इंटरेस्ट जो पे किया गया था वो था 750। तो 1 मार्च को हमने रिकॉर्ड कर लिया 200 परचेज, इन्वेस्टमेंट 19,600 और इंटरेस्ट 750। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 1 जुलाई को सेल का 500 यूनिट्स, और उसमें इन्वेस्टमेंट की जो सेल प्रोसीड थी वो 50,000 थी, और इंटरेस्ट जो हमें रिसीव हुआ था वो था 1,125। तो इसे हम 1 जुलाई को रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट 1 दिसंबर को 2 ट्रांजैक्शन थे, परचेज 150 यूनिट्स और सेल 300 यूनिट्स। परचेज के लिए इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट थी वो थी 14,700 और इंटरेस्ट पे किया था 225, और सेल में इंटरेस्ट का अमाउंट हमें रिसीव हुआ था 450 का, और इन्वेस्टमेंट के सेल प्रोसीड थे 29,700। तो एक ही डेट पर ये दोनों ही रिकॉर्ड हो जाएंगे। 1 दिसंबर को 150 यूनिट परचेज, इन्वेस्टमेंट वैल्यू एंड इंटरेस्ट, और 300 यूनिट सोल्ड, इन्वेस्टमेंट वैल्यू एंड इंटरेस्ट। लास्ट हमारे पास में 750 यूनिट्स जो क्लोजिंग स्टॉक में थे, उनकी वैल्यू 73,633 जो एज पर दी फीफो मेथड हमने कैलकुलेट की थी, जो फेयर वैल्यू से कम थी, और एक्रूड इंटरेस्ट 1,688। फ्रेंड्स, अगर इस टाइमलाइन को कंप्लीट कर दिया जाए तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब हम बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जेड 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स अकाउंट। ये हमारा फॉर्मेट है। सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से चलते हैं, ओपनिंग बैलेंस लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी को टू बैलेंस, फेस वैल्यू आएगी 1,20,000, 1,200 यूनिट्स की, इंटरेस्ट एक्रूड था 2,700 और 1,18,000 अमाउंट कॉलम में। सेकंड जो ट्रांजैक्शन था वो था परचेज का 1 मार्च को, तो 1 मार्च को टू बैंक
200 यूनिट्स यानी 20,000 फेस वैल्यू, इंटरेस्ट 750, 19,600 अमाउंट कॉलम में। थर्ड हमारे पास में जो ट्रांजेक्शन था वो इंटरेस्ट रिसीव हुआ था 31 मार्च को, तो बाय इंटरेस्ट ये केवल इंटरेस्ट कॉलम में आएगा। अब इस दिन यानी 31 मार्च को मिस्टर जेड के पास में कितने इन्वेस्टमेंट या यूनिट से 1200 ओपनिंग और 200 जो परचेज किए, तो 1400, उनकी नॉमिनल वैल्यू क्या आती है 1,40,000। 9% के हिसाब से हाफ ईयरली इंटरेस्ट 6 मंथ का कैलकुलेट होता है 6,300। फोर्थ ट्रांजेक्शन है 1 जुलाई में 500 यूनिट सेल का, तो हम लिखते हैं बाय बैंक, फेस वैल्यू 50,500 यूनिट्स की, इंटरेस्ट जो हमने रिसीव किया था परचेजर से वो था 1,125 और सेल प्रोसीड थे 50,000 ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हमारे पास में फिर आती है इंटरेस्ट की डेट 30 सितंबर। 30 सितंबर को इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। अब हमारे पास में 1,400 में से हमने 500 सेल कर दिए, तो हमारे पास केवल 900 यूनिट्स बैलेंस में थे, तो उसकी नॉमिनल वैल्यू क्या है 90,000। 9% की रेट से 6 मंथली इंटरेस्ट आता है इस पर 4,050 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन परचेज और सेल दोनों का ही एक डेट को है। पहले हम परचेज को रिकॉर्ड करेंगे 1 दिसंबर को टू बैंक। परचेज किए थे हमने 150 यूनिट्स, नॉमिनल वैल्यू 15,000, इंटरेस्ट था 225 और वैल्यू थी 14,700। सेल किए थे हमने 300 यूनिट्स, फेस वैल्यू 30,000, इंटरेस्ट 450 और वैल्यू 29,700। लास्ट में हम एंट्री करेंगे क्लोजिंग बैलेंस की, तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन, इन्वेस्टमेंट थे 750, 75,000 के, इंटरेस्ट जो एक्रूड था उनके ऊपर 1,688 और जो वैल्यू ऑफ या कॉस्ट ऑफ हमारी इन्वेस्टमेंट जिसे हम कैरिंग कॉस्ट कहते हैं वो थी 73,633। क्रेडिट साइड की हम टोटल लगाते हैं, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड अमाउंट, इसे डेबिट साइड में लिख देते हैं। अब हम सबसे पहले अमाउंट टोटल का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं 31 दिसंबर को और P&L अकाउंट में उसे ट्रांसफर कर देते हैं। फ्रेंड्स, हमने जब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट किया था तब हमने ये कहा था कि ये वही अमाउंट आएगा जो अमाउंट कॉलम का डिफरेंस होगा। तो आप देख सकते हैं 1033 इसका जो डिफरेंस आया वो वही है जो हमने कैलकुलेट किया था। इसमें डिफरेंस क्यों आ सकता है? केवल एक ही सिचुएशन में, जब हम क्लोजिंग बैलेंस कॉस्ट की बजाय फेयर वैल्यू लें तभी इसमें डिफरेंस आ सकता है। उसे भी हम कैलकुलेट करके हमने बुक्स में अलग से शो कर सकते हैं। अब हमारा जो इंटरेस्ट हमने साल भर में रिसीव किया 13,613, उसमें से वो इंटरेस्ट जो हमने परचेज पर पे किया था उसे रिड्यूस करते हुए बैलेंस को कहां ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये आता है हमारा 9,938। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इंटरेस्ट बियरिंग या फिक्स्ड इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट का अकाउंट किस तरह से मेंटेन किया जाता है। इस सेशन में हमने फिक्स्ड इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट्स को लिया था। नेक्स्ट सेशन में अब हम लेंगे वेरिएबल इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट्स, यानी वो इन्वेस्टमेंट जो किसी शेयर्स में किए गए हैं और उनकी अकाउंटिंग को देखेंगे किस तरह से की जाती है। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव ए नाइस